आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चौक कुंडली के बारे में। तो चौक कुंडली वास्तव में क्या होती है वो देखिए आप, कि चौक कुंडली के द्वारा हम परिपथ में होने वाली ऊर्जा हानि को नियंत्रित करते हैं, या यूँ कहूँ कि होने वाली ऊर्जा हानि को हम नगण्य करके विद्युत धारा को हम नियंत्रित करते हैं। तो वो क्या कहलाती है? चौक कुंडली कहलाती है। वास्तव में चौक कुंडली आपने ट्यूबलाइट के साथ देखी होगी। ट्यूबलाइट के साथ जो लगी रहता है, उसके ट्यूबलाइटर का जो होल्डर होता है, उसमें जो बीचों बीच जो कोयल सी लगी रहती है, वो वास्तव में चौक कुंडली ही होती है। तो देखिए आप, वह उपकरण जो ऊष्मा के रूप में होने वाली ऊर्जा हानि को नगण्य करके विद्युत धारा को नियंत्रित करती है, चौक कुंडली कहलाती है। वेरी मोस्ट क्या है इसका? चौक कुंडली का प्रतिरोध R अत्यल्प होता है और प्रेरकत्व L उच्च होता है। ये बात आप अच्छे से समझ लें। कैसे समझोगे आप इसको? कि चौक कुंडली है तो इसके अंदर तांबे का तार है और इस प्रकार से कुंडली है। अब चूंकि ये तार तांबे का बना हुआ है, इसलिए इसका प्रतिरोध क्या है? अल्प है। तो R क्या हो गया? अत्यल्प हो गया। अब चूंकि ये कुंडली है और कुंडली का L तो होता ही है, इसलिए इसका स्व प्रेरकत्व L क्या होता है? उच्च होता है। तो समझे ध्यान से कि ये तो एक है, ये जो पाइप सा आपको दिख रहा है, ये तो कच्चे लोहे का क्रोड है। क्लियर? और ये चौक कुंडली वास्तव में तांबे के तार की कुंडली ही होती है। यहाँ पर ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत उपस्थित है और यहाँ एक ये बल्ब लगा हुआ है। तो परीक्षा में जो पूछा जाता है वो चौक कुंडली के बारे में ये बात पूछी जाती है कि चौक कुंडली के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है। तो आप कहोगे R अत्यल्प तथा स्व प्रेरकत्व L उच्च होता है। मतलब R की वैल्यू तो अत्यल्प होती है और L की वैल्यू उच्च होती है। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम में भी और राजस्थान बोर्ड या CBSE बोर्ड के एग्जाम में भी। अब हम इसके सिद्धांत की बात करते हैं कि चौक कुंडली का सिद्धांत क्या है। माना चौक कुंडली का प्रतिरोध R तथा प्रेरकत्व L है, तब चौक कुंडली की प्रतिबाधा होगी और होगी Z बराबर √R² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। क्लियर? यह प्रवाहित धारा IRMS बराबर हो गया ERMS अपॉन Z, या यूँ कहूँ IRMS बराबर हो गया ERMS और Z की जगह लिख दिया R² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। आगे की बात समझ में आपकी? तो अब आगे देखो भाई, चौक कुंडली में R होता है, L होता है, तो R के लिए R² का पद आ गया और L के लिए ओमेगा L का स्क्वायर आ गया। तो इसमें IRMS बराबर हो जाएगा ERMS अपॉन √R² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। देखिए नीचे, चौक कुंडली में कलांतर का मान π/2 होने के कारण, कलांतर π/2 क्यों है? R का कलांतर तो शून्य होता है और जो प्रेरकत्व L होता है उसका कलांतर क्या होता है? प्लस का π/2 होता है। इसकी वजह से औसत व्यय शक्ति क्या होती है? शून्य होती है। कलांतर जब π/2 है ना, तो कोस फाई क्या हो जाता है? 0। आपको याद है π/2 होने पर कोस फाई क्या हो जाएगा? 0। और P जो एवरेज था वो ERMS IRMS कोस फाई के बराबर था, आपको याद होगा। कोस फाई की वैल्यू 0 होने से यहाँ पर हो जाएगा औसत व्यय शक्ति शून्य होती है। तो ये भी सवाल बन सकता है कि चौक कुंडली में औसत व्यय शक्ति कितनी होती है? तो आपको उत्तर देना है 0। इसलिए उच्च प्रेरकत्व लेकर प्रतिबाधा Z का मान हम यहाँ पे बढ़ाते हैं। क्लियर? जिससे परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा कम हो जाती है। भाई R ये हम L बढ़ाएंगे तो L बढ़ने से एक तो π/2 हो जाएगा, π/2 हो जाएगा तो औसत व्यय शक्ति शून्य हो जाएगी। दूसरा क्या फ़ायदा है कि L के बढ़ने से ये संख्या नीचे वाली बड़ी हो जाएगी और ये बड़ी होने से I क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और I के कम होने से क्या फर्क पड़ता है वो देखो आप, जिससे परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा कम हो जाती है, जिससे ऊष्मा हानि H बराबर I² RT का मान कम हो जाता है। जूल का नियम आपने पढ़ा होगा कि जब किसी तार में I धारा बहती है, तार का प्रतिरोध R है, T समय के लिए धारा बहती है, तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की वैल्यू जो है वो होती है H बराबर I² RT। तो चूंकि इस
चौक कुंडली में I की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए उत्पन्न ऊष्मा भी कम हो जाती है। और उत्पन्न ऊष्मा के कम हो जाने से जो चौक कुंडली का जो मुख्य टारगेट था कि ऊष्मा हानि के रूप में जो ऊर्जा नष्ट हो रही थी उसकी वैल्यू को मिनिमाइज करना इसका टारगेट था, वो इस प्रकार से यहाँ पर पूरा होता है। अब हम बात करते हैं धातु संसूचक के बारे में कि धातु संसूचक होता क्या है। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर या कोई ऐसी सभा हो रही हो जिसमें बहुत अधिक मात्रा में व्यक्ति उपस्थित हों, तो वहाँ पर एक छोटा सा गेट लगा देते हैं या कई गेट लगा देते हैं अगर अधिक व्यक्ति हों तो, और आने जाने वाले व्यक्तियों को उस गेट से गुजारते हैं। देखा हो कहीं आपने। और उसका फ़ायदा क्या है कि जब उस गेट से कोई व्यक्ति कोई हथियार लेकर अगर गुजर जाए तो उसमें बीप की आवाज़ बीप की आवाज़ से पता लगता है कि इस व्यक्ति के पास कोई हथियार है या नहीं। या यूँ कहूँ कि हथियार अगर उसके पास है, बैग में डाल रखा है, जेब में डाल रखा है, हथियार से मतलब यहाँ रिवॉल्वर से है, तो फिर उसके अंदर एक विशेष सायरन उत्पन्न होता है और उस व्यक्ति की तलाशी लेकर हथियार को निकाला जा सकता है। तो वो है वास्तव में धातु संसूचक। तो ये जो धातु संसूचक है ये अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका मतलब देखिए, उसमें जो इस प्रकार का गेट होता है उस गेट के भीतर ऐसी कोयल लगी रहती है। क्लियर? ऐसी कोयल लगी रहती हैं। उस कोयल का कोई फिक्स स्वप्रेरक तो एल होता है। उस फिक्स स्वप्रेरक तो एल को निरस्त करने के लिए एक निश्चित मान का संधारित्र सी वहाँ पर जुड़ा रहता है। क्लियर? जिससे वहाँ पर प्लस पाई बाय 2 एल की वजह से उत्पन्न हो रहा है, माइनस पाई बाय 2 सी की वजह से उत्पन्न हो रहा है, और वहाँ पर कुल वैल्यू क्या होगी? शून्य, और वो परिपथ अनुनाद की स्थिति में होता है। देखो ये बात यहाँ लिखी हुई है, धातु संसूचक अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें अनेक फेरों वाली एक कुंडली होती है। इस कुंडली के साथ एक समस्वरित संधारित्र जुड़ा रहता है जिससे परिपथ अनुनाद की स्थिति में होता है। क्लियर? जब कोई व्यक्ति धातु का टुकड़ा लेकर इसमें प्रवेश करता है तो परिपथ की प्रतिबाधा बदल जाती है। आई बात समझ में? धातु का टुकड़ा लेके जाएगा तो उसके अंदर भी करंट उत्पन्न हो जाएगा, या यूं कहूँ एडी करंट टाइप का उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी वजह से एल और सी का जो अनुपात है वो गड़बड़ हो जाता है। तो परिपथ की प्रतिबाधा बदल जाती है जिससे परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा भी बदल जाती है, जिसके कारण चेतावनी के रूप में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये है हमारा धातु संसूचक। क्लियर? अब सिर्फ एक टॉपिक बचा है और वो टॉपिक है ट्रांसफार्मर। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, और उस वीडियो के साथ ही इस पार्ट की थ्योरी भी खत्म हो जाएगी। धन्यवाद।